अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अप्रैल की 9 तारीख है और रात का तकरीबन 12:30 बजे का वक्त है। मैं आपकी खिदमत में मोहम्मद फ़ारूक भट्ट हाजिर हूँ थिंक पैटर्न्स की जानिब से। थिंक पैटर्न्स को आप जानते हैं। थिंक पैटर्न्स का मतलब ये है कि हर इंसान मुख्तलिफ सोचें रखता है। आपकी सोच मुख्तलिफ है, आपके साथ वाले की मुख्तलिफ है और उससे साथ वाले की भी मुख्तलिफ है। इसी तरह मेरी भी एक सोच है और मैं अपनी एक सोच आप तक पहुंचाता हूं। ज़रूरी नहीं ये ठीक हो, ज़रूरी नहीं ये दुरुस्त हो। मेरा तज्ज़िया ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बहरहाल एक इंसान हूँ तो गलती कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहूँ उस पर यकीन करें। मैं जो कहता हूँ वो सुने और देखें उसमें से क्या चीज़ ठीक है। अगर उसमें चीज़ ठीक लगे और आप समझें कि मैंने जो बात की है वो बेहतर है, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने का एक ज़रिया ये है कि आप खुद भी सब्सक्राइब करें मेरे बात को, मेरे चैनल को, और दूसरों तक भी मेरी बात को पहुंचाएं। उसमें तरीक़ाकार ये है कि आप इस वीलॉग को दूसरे लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और दूसरों को सब्सक्रिप्शन के लिए कह भी सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज सुबह सुबह जब पाकिस्तान में अभी सुबह भी नहीं हुई, इंडिया ने ड्रोन्स का एक अटैक किया। ड्रोन्स जो है वो कोई 25 कहता है, कोई 26 कहता है, लेकिन 25 या 26 एक ही बात है। 25 या 26 ड्रोन्स के साथ जो अटैक किया गया, ये हारूप मिसाइल अपना ड्रोन थे जो कि इसराइल साख्ता है। आप जानते हैं ड्रोन का मतलब ये है कि एक ऐसा छोटा सा एयरक्राफ्ट, छोटा तो नहीं, खैर बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जिसमें पायलट नहीं होता, जिसे रिमोट कंट्रोल, आप जिस तरह आमतौर पे आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल होता है, यानी कि इसको कंट्रोल करने वाला कहीं दूर बैठा है और ये उससे दूर किसी दूसरी जगह पे काम कर रहा होता है। हारूप ड्रोन जो है ये तकरीबन लंबाई अगर हम इसकी देखें तो ये 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर के करीब होती है, जो कि तकरीबन 8 फुट 2 इंच बनते हैं। और अगर इसका हम विंग स्पैन देखें, यानी कि इसको चौड़ाई देखें, एक पर की कोने से लेकर दूसरे पर के कोने तक, तो ये तकरीबन 3 मीटर चौड़ा होता है, जो कि 9 फुट 10 इंच बनता है तकरीबन। अच्छा, इसे कंट्रोल कितनी दूर से किया जा सकता है? अगर कोई बंदा यहाँ बैठा है तो वो इसे अपने से 200 किलोमीटर दूर तक कंट्रोल कर सकता है और उसके बाद इस पर उसका कंट्रोल ना होने के बराबर रह जाता है। इसलिए अमूमन जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 417 किलोमीटर फी घंटा है, 417 किलोमीटर पर आवर। अब इसका एंड्योरेंस टाइम भी है, जाहिर है इसके अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी भी एक लिमिट होती है, तो वो जो फ्यूल इसमें यूज़ हो रहा है उसकी जो मिकदार है उस हिसाब से ये तकरीबन 6 घंटे तक फ़ज़ा में अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कि ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो ये 4600 मीटर यानी कि 15,000 फीट की बुलंदी तक काम करते हैं। इसकी सर्विस सीलिंग 15,000 फीट है और जो पे लोड यानी कि जो हथियार वगैरह ये लेके जाता है उसकी लिमिट 16 किलोग्राम तक है। ये मुख्तलिफ किस्म के काम करता है। रिकॉनिसेंस का काम यानी कि जासूसी का काम भी करता है, सर्वे वगैरह का काम, और इसके अलावा इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि जो आर्मामेंट यानी कि जो हथियार ले जाने की सलाहियत है वो भी है, जो कि 16 किलोग्राम तक का ये पे लोड अपने साथ ले जा सकता है। जहाँ तक बात है ये कौन कौन से मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसराइल ने ज़ाहिर है ये बनाया तो इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल ने इसे शाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है और लेबनान के ख़िलाफ़, और अभी रिसेंटली इसको हमास के ख़िलाफ़ गज़ा में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल के अलावा ये इंडिया के पास है। इंडिया ने जो पहला बैच इसका परचेज़ किया था वो अगस्त 2007 में किया था और शुरू में उन्होंने 7 से 10 इसकी जो है वो
सिस्टम्स परचेज़ किए थे। उसके बाद फरवरी सितंबर 2009 में दोबारा 10 मज़ीद सिस्टम लिए गए। फिर फरवरी 2019 में 54 के करीब इन्होंने लिए। अब तकरीबन जो इनके पास फ्लीट है वो 110 के करीब का एक फ्लीट इनके पास मौजूद है। इंडिया और इसराइल के अलावा अज़रबैजान ने इसे परचेज़ किया है, हॉलैंड ने परचेज़ किया है और मराकश ने भी इसे परचेज़ किया। किसी ज़माने में इंग्लैंड ने भी कुछ इसके सिस्टम परचेज़ किए थे, लेकिन फिर उसके बाद इंग्लैंड ने अपना एक सिस्टम डेवलप कर लिया था। आजकल मेरा ख्याल है इंग्लैंड इसे इस्तेमाल कर रहा है। अज़रबैजान ने इसका इस्तेमाल किया नगोर्नो कराबाख की जो उसकी जंग हुई थी उसके अंदर अप्रैल 2020 में, मेरा ख्याल हाँ अप्रैल 2020 में नगोर्नो कराबाख में आर्मीनिया के साथ जो उसकी जंग हुई है तो उसमें किया गया। आजकल जो 3-4 सवाल जो हमारे तमाम लोग जो पूछना चाह रहे हैं या जिनकी तरफ लोगों की तवज्जो है कि ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये है कि ये इंडिया के जहाज़ पाकिस्तान में आ कैसे गए। जब पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान का जब दावा है कि हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, हम कोई भी पाकिस्तान में आने वाली चीज़ को रोक सकते हैं, तो ये 25 से 26 कैसे पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। सवाल नंबर 2 ये है कि ये जो आए हैं क्या ये सारे नुकसान पहुंचाने वाले थे, क्या एक ही तरह के थे। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान अब तक इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा। और चौथी बात यह कि भारत इस हमले से क्या चीज़ हासिल करना चाहता था। हम एक एक करके इनका जवाब ढूंढते हैं। जहाँ तक इन सवालों के जवाबात की बात है तो ये मेरे तय या आप समझ लें कि ये मेरा एक नुक्ता नज़र है जो ज़रूरी नहीं कि ठीक भी हो। मैं बार बार यही बात करता हूँ, कोई भी व्लॉगर हो उसकी हर बात ठीक नहीं होती है। ये आपने देखना है कि वे कौन क्या किस तरह और कैसी बात कर रहे हैं। क्या कोई ठोस इसके पास सबूत भी हैं, क्या इसने कोई मेहनत भी की है जिस मौजू पे ये बात कर रहा है, या बस ऐसे ही आके बस शुरू हो गया कि चलो यार पैसे कमाते हैं। अच्छा, हम अब उन चारों सवालों की तरफ आते हैं। पहले तो हम ये कहते हैं कि ये सारे ड्रोन बगैर रुके पाकिस्तान में आ कैसे गए। अब पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में आए हैं, जैसे रावलपिंडी में भी पहुंचे, जेहलम, चकवाल, लाहौर, इसी तरह घोटकी में और बहुत सारे दूसरे इलाकों में भी आए हैं, जो वक्तन फ़क्तन रिपोर्ट होते जाएंगे और पता लगता जाएगा ये कहाँ कहाँ आए हैं। असल बात यह है कि ये आ कैसे गए। देखिए, पाकिस्तान या कोई भी फोर्स किसी दुश्मन मुल्क के जहाज़ों को रोकने के लिए रडार इस्तेमाल करती है, और ऐसे जहाज़, रडार के अलावा ऐसे जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे एवेक्स हैं जो कि हवा में होते हैं और जो नज़र रखते हैं कि कोई चीज़ अपना आपकी तरफ आ तो नहीं रही दुश्मन मुल्क की तरफ से। इसी तरह एंटी एयरक्राफ्ट आपका सिस्टम्स होते हैं, जैसे अब पाकिस्तान ने MQ-9 लिए चाइना से, अभी रिसेंटली जो परचेज़ किया है, और चाइना अपना इंडिया ने रशिया से लिया है SU-400। इससे पहले क्या था, एयर डिफेंस का एक आप जानते हैं एक अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो एयरफोर्स और आर्मी दोनों का ही आप एक तरह के समझ लें कि एक मिक्सचर होता है, जो कि दुश्मन की तरफ से किसी भी आने वाली चीज़ को रोकने का काम करते हैं, जो अपनी जिनके पास जिराफ रेडार होते हैं, जिनके पास गाड़ियों के ऊपर माउंटेड भी रडार होते हैं, और इसके अलावा उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। असूलन तो ये था कि जैसे ही आया तो इसको फौरी तौर पर किसी मिसाइल के ज़रिए फौरी तौर पर इसको डाउन कर लिया जाता। आपके जो जहाज़ उड़ रहे होते हैं, जो हवा में होते हैं, वो इसको डाउन करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर फौरी तौर पे ये एक छोटे छोटे जहाज़ हैं,
जैसे मैंने आपको बताया 2.5 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है, तो ये कितना का बड़ा होगा, और ये कितना पे लोड कैरी कर रहा है, 16 kg। अब इतनी छोटी सी चीज़ को मारने के लिए आप मिसाइल का इस्तेमाल करें या आप MQ-9 को इस्तेमाल करें, जो कि आपका एक प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ये आप ऐसे ही समझ लें जैसे हम एक मक्खी को मारने के लिए कोई एक मिसाइल मारें। पाकिस्तान ने क्या किया कि इनको पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब आने दिया, मॉनिटर ये करते रहे। जैसे कि आपने देखा DGI SPR ने बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने उसमें ये दिखाया कि ये कैसे ये हमारी तरफ आ रहे थे और हम इनको मॉनिटर कर रहे थे, और हमें पता था ये किस वक्त कितनी बुलंदी पे हैं, क्या ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे और ये कहाँ पर जाने की इनकी कोशिश होगी, यानी कि ये किस टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे उन्होंने समझा कि इसको गिरा दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो आपने देखा 26 में से 25 को इस तरह गिरा दिया गया। अब जो 26 में है उसका पता ही नहीं है, वो पता नहीं किसी खेत में गिर गया, कहाँ गिर गया अल्लाह जाने, कहाँ मर खप गया। बाकी जो 25 जो अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ रहे थे उन तमाम को रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब सिलसिलाकार ये था कि बड़े से हमने ज़रूर मारना है, हमने उनको आने दिया, अपने करीब आने दिया, और जब वो करीब आए तो हम अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि इस तरह ये तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। अब रशिया में देख लें, वो यूक्रेन के ड्रोन जाते हैं तो भाई क्रेमलिन के अंदर तक जाके उन्होंने वार किए। क्या रूस छोटी ताकत है? आप रूस से बड़े हो गए हैं या आपकी टेक्नोलॉजी रूस से आगे निकल गई है? हर किसी ने, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह इसराइल को देख लें भाई, कहाँ आयरन डोम, उनके पता नहीं कितने डोम, डोम पे डोम और उसके ऊपर फिर डोम और उसके ऊपर फिर डोम, और अब थर्ड भी आ गया उनके पास। लेकिन भाई जब यमन उसके ऊपर हमला करता है, जब ईरान उस पर ऊपर हमला करता है, कोई 1500 किलोमीटर से कर रहा है, कोई 2000 किलोमीटर से कर रहा है। हमने नहीं देखा कि उन्होंने 100% इसमें कामयाबी हासिल की हो कि सबके सब ड्रोन मार रहे हों या मिसाइल मार रहे हों, ऐसा नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी हुआ, वो ड्रोन पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान ने जहां मुनासिब समझा उनको फिर ख़त्म किया। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि क्या ये सारे के सारे ड्रोन ही ऐसे थे जिनके अंदर असला था? अभी तक किसी चीज़ की मुकम्मल तौर पे तो हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे एक जैसे थे या अलग अलग किस्म के थे, लेकिन बज़ाहिर ख़बरों से ऐसे ही लग रहा है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के थे। किसी जगह पे सिर्फ उन्होंने जासूसी के लिए भेजी और किसी जगह पे उन्होंने अटैक करने के लिए भेजी। और ये अमूमन कहाँ अटैक करने के लिए भेजे, उनके टारगेट जो मेन थे वो ये थे कि किसी तरीके से हमें ये पता लगे कि पाकिस्तान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम कहाँ कहाँ पे नस्ब है। क्योंकि जो उन्होंने 2 दिन पहले मार खाई है वो हमारे शाहीनों ने तो उन्हें गिराया ही गिराया है, लेकिन जो नुकसान उन्हें ज़मीन से एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने पहुँचाया उसकी तकलीफ उन्हें पाकिस्तान के J-10C और JF-17 से भी ज़्यादा है। उन्हें समझ नहीं आ रही है, अंगारों पे तब से लौट रहे हैं कि यार ये कैसे है। इसी हवाले से फिर उन्होंने ये सारे आपके पास भेजे कि आप जब उनको रोकने के लिए अपने जो मेन सिस्टम्स हैं उनको यूज़ करेंगे तो वो उनको लोकेट करेंगे और फिर उस हिसाब से अपनी तरफ से एक नई कार्रवाई डालेंगे ताकि हम पाकिस्तान के जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है उनको तबाह कर सकें या उनको नुकसान पहुंचा सकें। पाकिस्तान ने अक्लमंदी ये की कि उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि जिससे उन्हें ये पता लगे कि हमारे मेन सिस्टम कहाँ कहाँ पे हैं। ज़ाहिर है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो नहीं हम अपने मेन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा है तमाम चीज़ों का? आप और मैं ना तो आर्मी में है, ना हमारा को आर्मी का बैकग्राउंड है, और ना हमने कभी आर्मी से रिलेटेड कोई मशक़ें की हैं। लेकिन हम में से हर बंदा, भाई मुझे नहीं समझ आती, वो आर्मी से भी ज़्यादा समझदार बना फिरता है। भाई जिनका काम है उनको कर लेने दें। जब उन्होंने कहा है कि हम अपनी मर्जी का टाइम, अपनी मर्जी की लोकेशन देखकर हमला करेंगे, तो उम्मीद रखें, बल्कि यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको सिपह सालार दिया है, जो एक सैयदज़ादा है जिसके सीने में कुरान पाक है, वो आपको नीचा नहीं होने देगा।
नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी इकबाल बुलंद करे, आप तमाम का भी और पाकिस्तान का भी और उम्मत मुस्लिमा का भी। उन्हें अपना फैसला करने दें, हम उन पर ये प्रेशर ना डालें कि वो फौरी तौर पे ये काम करें। उन्होंने भी मौका देखना है, उन्होंने अपने टारगेट चुनने हैं और बड़े ध्यान से चुनने हैं, और फिर उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उन्होंने एक मुकम्मल अपना होमवर्क करना है। वो इंशाल्लाह अपना होमवर्क कंप्लीट करके हम सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अच्छा, अब इंडिया ने ये सारा जो आज वाला इंसिडेंट किया है, इसके पीछे क्या वजह थी? मुझे जो इसकी चीज़ समझ आती है, इसराइल की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप जानते हैं इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल में, ऐसा तो नहीं है कि मसलन ज़ाहिर है इंडिया ने परचेज कर लिया तो अब उसकी इन्वॉल्वमेंट क्या हुई, लेकिन फ़लस्तीन में जो फंसा हुआ है इस वक्त गज़ा में, और एक ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहा है आजकल कि किसी भी तरीके से वो गज़ा को खाली करवाए और वहाँ पर कब्ज़ा कर ले, और इस तमाम इवेंट के दौरान उसकी तरफ तवज्जो ना जाए, बल्कि तवज्जो सारी पाकिस्तान इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो जाए। इंडिया, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, इस वक्त इसराइल के हाथों खेल रहा है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है, ज़हीन मुल्क है, जो मैं सीधी सी बात है, ज़हीन तो हैं वो, मानना पड़ेगा, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना इवल जीनियस, ये वो इवल जीनियस हैं कि जिनके मुतालिक हिटलर ने कहा था कि मैंने ये कुछ लोग इसलिए छोड़ दिए हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि मैंने इन्हें क्यों मारा था। तो पता लग रहा है ना अब दुनिया को कि हिटलर ने क्यों कुछ छोड़ दिए थे और क्यों इतने सारे मारे थे। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि उसने बड़ा अच्छा काम किया था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हिटलर ने जो कहा था हमें लगता है जैसे वो सच कहा था। ये शरारती कौम है, इन्होंने ज़माने के अंबिया को नहीं छोड़ा। कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो पीछे से बछड़े को इन्होंने खुदा बना के बैठ गए। अल्लाह ताला माफ़ करे कि दो नबी इनके दरमियान मौजूद थे, तो ऐसी मैं अब क्या कहूँ कौम थी कि जिन्होंने किया। नाशुक्रापन इनका देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मनोसलवा अता किया तो कहने लगे हमें तो भाई ककड़ी शकड़ी दो, को खेती शेती अनाज अनाज हो, हम तो वो खाएंगे। ए अल्लाह, हम तो तेरा दिया हुआ को नहीं, हम तो बस, ये तो हालात हैं इनके। जोम इन्हें इतना है कि अल्लाह ताला का सारा करम इनके ऊपर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जालिम की रस्सी दराज तो करता है, लेकिन जब खींचता है तो फिर रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। बहरहाल इसमें फ़लस्तीन के तनाज़े को भी एक पीछे फेंकने के लिए भी ये एक सिलसिलाकार हो सकता है। इंडिया का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो अब रिसेंटली एक अच्छे ट्रैक पर चढ़ गया था, जिसमें ये अपनी मईशत को बेहतर करना शुरू हो गया था, लोगों का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया था, लोग बिज़नेस की तरफ तवज्जो करने लगे थे, पाकिस्तान में स्मगलिंग में काफ़ी हद तक कमी आई थी, अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा था। तो इस तमाम सूरत हाल में क्योंकि पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क की तरह आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, तो किसी तरीके इसकी तरक्की को, इसकी आगे जाने की रफ्तार को कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके, इसको इंगेज कर दिया जाए एक ऐसी लंबी वार में, एक ऐसी लंबी जंग में जिसमें ये रोज़ाना अपने पैसे ज़ाया करता है। ज़ाहिर है पैसे तो लगते हैं भाई, हथियार पे भी लगते हैं और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत पैसा लगता है, आपकी मईशत इससे नुकसान उठाती है। जैसे आपने देखा है कि हमारी जो शेयर की मार्केट है, कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे आई है। ऐसा तो होता है, सरमायादार अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इंडिया में भी ये प्रॉब्लम हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। लेकिन बात यह है कि इंडिया की इकॉनमी की
इतनी बड़ी वो इकॉनमी है कि उसे इससे फिलहाल तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी क्योंकि छोटी है तो इसलिए इसे ज़रा जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। इंडिया का ख्याल ये है कि इस तरह इसे हम जब इन्वॉल्व कर लेंगे जंग में तो ये इसी तरफ लग जाएगा, तो जो ये तरक्की की तरफ जा रहा था उस तरफ से हम इसको रोक लेंगे। इसी तरह किसी भी जंग के दौरान अवाम और फौज के दरमियान में बेयकीनी और पैदा करना, इनके दरमियान में तफावत पैदा करना, को फ़र्क पैदा करना, ये भी दुश्मन की एक चाल होती है। जैसे हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं, ना अकबर अंदेशी कहूँगा, जो लगे हुए जी पाकिस्तान ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया। और भाई मैं क्या बाद हुआ तो मैं कहता हूँ कि यार ज़ाहिर है पंजाब में रहते हैं, ज़ुबान से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो पंजाब में निकल जाती हैं, ऊपर से बट भी हैं तो क्या करें। चले खैर कोशिश करते हैं। से यही निकल गया। बात हम यही कह रहे थे कि यार पाकिस्तान क्यों अटैक नहीं कर रहा, ये लोग बार बार कह रहे हैं, इस पर मैंने पहले भी बात कर लिया, मैं इसलिए ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। तो ये बेचैनी और आपस में नाइतफाकी जो है ये कौमों को नुकसान पहुंचाती है। यही इंडिया का एक मकसद है, ये जो उसने अटैक किया। तो जो जिसका काम है उसे कर लेने दें, वो इंशाल्लाह ठीक करेंगे। मैं भी क्या कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि फेसबुक पे या मुख्तलिफ जो ऐप्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जहाँ मैं इस तरह के लोग देख रहा हूँ जो इस तरह की बातें फैलाते हैं, जो नाउमीदी की बातें करते हैं, जो नाइतफाकी की बातें करते हैं, मैं तो भाई पिछले 2 दिन से उन तमाम को पहले एक मैसेज करता हूँ कि मैं आपको इस वजह से ब्लॉक कर रहा हूँ, और मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र है कि इससे जो मैं अपना ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन कर रहा हूँ। नहीं तो भाई मैं तो इन जाहिलों को पढ़ पढ़ के, वरना मेरा अपना दिमाग खोलना शुरू हो गया था कि यार इनको कौन समझाए कि भाई ये काम को गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, 2 कौमों के दरमियान लड़ाई है, 2 मुल्कों के दरमियान लड़ाई है, और इसमें जो ब्रेन काम कर रहे हैं आपके मुल्क के, उन्हें अपने तरीके से काम करने दें। चलिए जी, ये तो हमारे ये सारे सवाल भी हो गए, और जो मैंने आपको थोड़ा सा बताना था इन अटैक्स के मतलब, और जो इसमें ड्रोन इस्तेमाल हुआ, हैरप ड्रोन जो है उसके मतलब, आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मुझे मज़ीद अपने आप को कैसे बेहतर करना चाहिए। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, हम सब को आफ़ियतें, कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम।